तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही खास चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये चैप्टर आपने क्लास 10 में इसको पढ़ा है, ठीक है। अब ये क्लास 11 में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इसका इम्पॉर्टेंट क्लास 12 में भी है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि ये आपका पीछा छोड़ने वाला कभी नहीं है। क्लास 10 से जब इसकी शुरुआत होती है तो ये शुरुआत होती ही रहती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगर ट्रिग्नोमेट्री को परसेंटेज वाइज देखा जाए तो आपने सिर्फ 10% क्लास 10 में पढ़ा, लेकिन बाकी जो है 90% वो हम क्लास 11 में कवर करेंगे, क्लास 12 में, और आगे जितने भी है उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि ये दो वर्ड से मिल करके बना है। एक है हमारा ट्रिग्नोन और दूसरा जो हमारा है वो है हमारा मेट्रोन, ठीक है। ट्रिग्नोन और मेट्रोन जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसको उतना नहीं समझना है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइएंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल का हम मेजरमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायंगल का मेजरमेंट्स करते हैं। यानी ट्रायंगल मतलब 3 एंगल और इन तीनों एंगल का हम हिसाब किताब निकालते हैं, इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इसके 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, और जिसके 3 साइड होते हैं, ठीक है। तो हम सबका नाम देते हैं, ये हमारा एक एंगल ए बी सी। उसी तरीके से सी के जो अपोजिट का जो साइड है, यानी इस एंगल के अपोजिट साइड है, इसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हमारा कैपिटल ए वाला एंगल है, इसको इसके साइड्स को, इसके अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा बी है इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या देखने को मिला हमारे पास कि 3 एंगल और 3 साइड्स। अब इसी 3 एंगल्स और 3 साइड्स का जो हम मेजरमेंट करते हैं उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। आपने क्लास 10 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग को दे देना चाहता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो हमें क्या सीखने को मिला कि 3 एंगल और 3 साइड्स का जब हम मेजरमेंट्स निकालते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बेसिकली ये जो 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं ये टोटल 6 होते हैं। तो ये 6 चीज़ें हमें देखने को मिलती है, 3 एंगल 3 साइड्स, ये 6 चीज़ों को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइएंगल, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइएंगल कहते हैं। ये जो 6 चीज़ें होते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइएंगल। अब इन्हीं 6 एलिमेंट्स को हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ट्राइएंगल की बात हो रही है, तो ट्राइएंगल्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंगल को समझने में लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्राइएंगल यानी 3 एंगल, तो ये ट्राइएंगल में से एंगल क्या होता है? हाँ, तो ये एंगल का केस हम लोग अभी समझेंगे कि फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज़ एंगल। सो एंगल इज़ बेसिकली एक हम लोग फिक्स लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? फिक्स्ड लाइन, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया फिक्स्ड लाइन। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? एंगल किसे कहते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एंगल क्या होता है? एंगल समझने के लिए हमने एक लाइन लिया। कौन सा लाइन लिया? फिक्स लाइन लिया। फिक्स लाइन का मतलब जिसको हम हिला डुला नहीं सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक रिवॉल्विंग लाइन लेंगे, ठीक है, जो इसी के ऊपर होगा। क्या होगा? जो इसी लाइन के ऊपर होगा, रिवॉल्विंग लाइन। अब ये जो रिवॉल्विंग लाइन है, रिवॉल्विंग का मतलब होता है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो घूम रहा है, ठीक है। तो वो रिवॉल्विंग लाइन क्या करता है कि एक पॉइंट से निकल कर, यानी इस जगह से थोड़ा सा मूव करता है और एक पॉइंट पे जा कर के रुक जाता है, ठीक है। क्या हुआ? ये रिवॉल्विंग लाइन एक पॉइंट से निकला और जा कर के ऊपर एक पॉइंट पर रुक गया। तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर एक डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छे से समझना इसको कि एंगल बेसिकली क्या होता है कि एक फिक्स लाइन होता है, एक रिवॉल्विंग लाइन होता है। तो ये रिवॉल्विंग लाइन हम इसे बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करते हुए ये किसी एक पॉइंट पे जाकर के रुक जाता है। तो एंगल जो होता है हमें ये कहता है, एंगल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि वो फिक्स लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं। ये जो पाथ आपको ट्रेस आउट दिख रहा है इसे ही हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि ग्राफ के कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरीके से कुछ रूल्स जो होते हैं वो आपके एंगल्स के भी होते हैं, ठीक है। अब ये एंगल्स का क्या रूल होता है, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो हम समझेंगे। हमने अब तक ये पढ़ा कि हमारे पास एंगल क्या होता है, एक फ़िक्स लाइन होता है, ठीक है, और एक रिवॉल्विंग लाइन होता है। वो रिवॉल्विंग लाइन क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान से भी सुनिएगा, कहाँ जा रहा है वो, ऊपर की तरफ जा रहा है, समझे मेरी बात। यानी ये हमारा फिक्स लाइन को लिख दिया और ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी जब रिवॉल्विंग लाइन ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि घड़ी का ठीक जो है उल्टा दिशा में जाता है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज में जाता है या अपोजिट क्लॉकवाइज में जाता है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको, सॉरी। जब रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो एंगल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। ये बात ध्यान से रखिएगा, जब रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज में जाता है ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम ये रूल पढ़ रहे हैं एंगल से। अब तक हमने क्या पढ़ा था, क्लास 10 तक हमने पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ा था, लेकिन क्लास 11 में अब हम नेगेटिव एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा इसका जो रिवॉल्विंग लाइन है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी घड़ी के ठीक ये क्या करेगा, एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, यानी ऐसे घूम रहा है। अब अगर यही फिक्स लाइन जो है इस पॉइंट से लेके यहाँ फिर शुरू करता, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज जाता, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन शो करेगा। तो रूल बड़ा ही सिंपल है, आप लोग को ये याद रखना है कि जब भी रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो एंगल सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं, और जब रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो सारे एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव। ध्यान में रखिएगा, ये आप अच्छे से उसको फेयर कर लेना। मैं बस अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो आप लोग को शायद दिखता नहीं होगा क्या, हाँ दिख रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, एंगल का रूल यही कहता है कि जब रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि जब ये हमारा एंगल बनता है यहाँ पर, तो ये मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री तक गया, ठीक है। उसी तरीके से जब ये नीचे जाता है तो नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये -30 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल। अब यहाँ तक तो हमने इसको रूल को डिफ़ाइन किया, अब हम आगे समझेंगे कि इस एंगल के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं, हमने एंगल्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा आराम से इसको समझे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाए, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ आपको ना हो इस चीज़ को समझने में। मैथ से बोर मत हो जाना, अगर ये फंडामेंटल समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि आप खुद देखते ही इसको बना लोगे, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं राइट एंगल के बारे में। जो राइट एंगल हम देखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल तो में हमारे बहुत सारे एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, तो राइट एंगल ही बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, एक फ़िक्स लाइन है फिर से, और एक रिवॉल्विंग लाइन है, ठीक है। तो वो जो रिवॉल्विंग लाइन है वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा, यानी अब वो किसी पॉइंट पर रुकता नहीं है। जैसे इसमें क्या था कि फिक्स पॉइंट इस पॉइंट पर रुक गया था, अब वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। क्या लगा लेता है, एक चक्कर, यानी फिर से शुरू हुआ, चक्कर लगा करके यहाँ पे आके रुक गया। तो जब रिवॉल्विंग लाइन पूरा कंप्लीट क्या करता है, चक्कर लगा लेता है, पूरा कंप्लीट ऑफ अ सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं 360 डिग्री। ये तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, यानी 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अगर हमें समझना है तो डिस्टेंस तो देखा जाएगा तो पूरा वो घूम के इसी जगह पे वापस आता है। तो ये एंगल के केस में रूल क्या डिफाइन किया गया है कि ठीक है, एक जो फिक्स लाइन था वो किसी पॉइंट पे नहीं रुका, सीधा फिर इसी जगह पे आके रुक गया। तो ये जो डिस्टेंस बोला गया है, इस तरह के डिस्टेंस को 360 डिग्री बोला गया। मैं आपको डिग्री के बारे में बताऊँगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, जब एक कंप्लीट सर्कल यानी चक्कर लगा लेता है तो उसे कंप्लीट ऑफ अ सर्कल कहते हैं,
ठीक है। तो वो जो कितना उसका एंगल होता है वो आपका 360 डिग्री उसका एंगल होता है, ठीक है। एंगल मैंने आपको बता दिया, एंगल बेसिकली रिवॉल्विंग लाइन से फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस होता है, कितना दूरी उसने तय किया उसके बारे में हम बताते हैं। तो ये जब पूरा कंप्लीट घूम के उसी पर आ जाता है तो दूरी कितना तय करता है, 360 डिग्री वो तय करता है, ठीक है। अब जब अगर कुछ मान लेते हैं कि ये तो हमारा 360 था, अब रिवॉल्विंग लाइन क्या करता है, इसको फिर से घुमाते हैं, ठीक है। तो जब रिवॉल्विंग लाइन घूम करके, ठीक है, एक राइट एंगल बनाता है, क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। यानी हमने क्या किया, रिवॉल्विंग लाइन को 90 डिग्री तक उसको रोक दिया। अब ये सर्कल का जब ये 90 डिग्री तक रुकता है तो ये 1/4 ऑफ अ सर्कल, क्यों टेढ़ा हो रहा है क्या, हाँ लाइन थोड़ा टेढ़ा है तो 90 डिग्री आपको से समझना। तो इसने क्या किया है, पूरे सर्कल का 1/4 ऑफ अ सर्कल इसने पाथ ट्रेस आउट किया, यानी 1/4 ऑफ अ सर्कल पाथ को क्या किया है, ट्रेस आउट किया है हम, ठीक है। तो पाथ ट्रेस आउट, तो जब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, हाँ अब ध्यान से समझना है, ये राइट एंगल बन रहा है। तो ये रिवॉल्विंग लाइन बेसिकली हमारा क्या है, ये रेडियस हुआ, और ये फिक्स लाइन भी हमारा क्या है, रेडियस है, और ये एंगल है हमारा। और आपको तो पता होगा कि जितना वो इसका जो दीवार होता है, ये सर्कल चैप्टर में हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, सर्कल चैप्टर में इसके आर्क के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सर्कल हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, ऐसे क्लास 10 में भी है, लेकिन यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्क आपको पता होगा कि आर्क क्या होता है, इसको आर्क कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला है जो अभी हम लोग इसको समझेंगे। और ये जो सर्कल का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, फिक्स पॉइंट से लेकर के उसका जो डिस्टेंस है किसी एक इन्फिनाइट पॉइंट तक का, उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। ये सर्कल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है एंगल के केसेस में कि उसने क्या किया है, 1/4 ऑफ अ सर्कल को कवर किया है, यानी 1/4 हिस्सा सर्कल का सिर्फ लिया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिस्टम्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कि सिस्टम्स वो होता है जैसे कि एंगल्स का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है, लेकिन एंगल को सिर्फ एक यूनिट्स के नाम से हम लोग नहीं जानते हैं। अभी क्या है ना कि जो सिस्टम्स पढ़ने जा रहे हैं वो 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। एक है हमारा इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है हमारा फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम लोग सेंटीसिमल सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा है हमारा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। 3 सिस्टम्स हमने देखा यहाँ पे, 3 सिस्टम्स क्या है, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम जो होता है वो हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, फ्रेंच सिस्टम जो होता है वो सेंटीसिमल सिस्टम होता है, और सर्कुलर सिस्टम हम लोग सर्कुलर का ही नाम देते हैं, ठीक है। तो अब तक इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश सिस्टम में जो राइट एंगल जो होता है, 1 राइट एंगल जो होता है, यानी एक राइट एंगल, जो अभी मैंने बताया कि 1 राइट एंगल क्या होता है, 1 राइट एंगल को हमने डिग्री में लिखा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंगल का जो यूनिट होता है इंग्लिश सिस्टम में वो डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, डिग्री। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। डिग्री को हम यहाँ क्या करते हैं, नंबर जैसे हमारा है उसके बगल में ऊपर में डिग्री बना देते हैं, उसे ही हम लोग डिग्री कहते हैं। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे तो अब हम बताने जा रहे हैं कि 1 डिग्री जो हमारा क्या होता है वो हमारा 60 मिनट होता है। यहाँ पे जो मिनट का साइन है वो एक तरीके से डैश लगा देते हैं, इसे हम मिनट कहते हैं। और जो हमारा 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। 60 सेकेंड का मतलब हो गया डबल डैश हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर फ्रेंच सिस्टम, देखिए फ्रेंच सिस्टम हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंच सिस्टम में हम लोग ग्रेड में करते हैं, जैसे कि वो 90 डिग्री है ना, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, क्योंकि सेंटी का मतलब ही होता है कि 100। आपको तो पता होगा सेंटीमीटर का मतलब होता है 100, तो सेंटीसिमल सिस्टम में हम 100 ग्रेड से करते हैं। फ्रेंच सिस्टम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारी कंट्री में इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हर जगह फैले हुए थे उस टाइम से। काफ़ी पुराना सिस्टम इंग्लिश सिस्टम रहा है। डिग्रीज़ में हम लोग एंगल का
मेज़रमेंट कर रहे थे। तो इसी वजह से आज इंडिया में भी हम लोग इंग्लिश सिस्टम को भी कर रहे हैं। और अभी जो सर्कुलर सिस्टम है वो पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। सर्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि हम एंगल का जो मेजरमेंट्स है वो रेडियन में करते हैं। आपको पता है, मैं बता देता हूँ कि 1 राइट एंगल जो है वो क्या होता है, ठीक है, देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे, π/2 रेडियन, ठीक है। 1 राइट एंगल क्या होता है, यानी 1 राइट एंगल जो है हमारा π/2 रेडियन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, π/2 रेडियन। इसका जो सिंबल होता है रेडियन का हम लोग C लिखते हैं, लेकिन हम कहीं भी देखेंगे कि अगर पाई लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा सर्कुलर सिस्टम में यूनिट को मेज़र किया गया है, यानी रेडियन है, ये π/2 है, ठीक है। तो हमने 3 सिस्टम्स के बारे में बात की। पहला सिस्टम क्या है हमारा, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है हमारा, फ्रेंच सिस्टम। तीसरा क्या है हमारा, सर्कुलर सिस्टम। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ वो ये है कि अब क्लास 11 में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना वो सारा का सारा सर्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सर्कुलर सिस्टम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डिग्री वगैरह आपको याद रहे ना रहे, लेकिन सर्कुलर सिस्टम याद रहना चाहिए। रेडियन में आपको याद करना है सारे फार्मूले। जैसे आपने साइन 30 डिग्री पढ़ा, साइन 45 डिग्री पढ़ा, साइन 60 डिग्री पढ़ा, तो अब आपको क्या करना है, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, π/3 की वैल्यू क्या होती है। तो इस तरीके से अब आपको याद करना। और जो क्वेश्चंस भी जो आपको अपर लेवल के मिलेंगे, जेई मेन हो या फिर आगे जाकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देने हैं, वो सारे के सारे सर्कुलर सिस्टम में देखिएगा ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे, रेडियंस के फॉर्म में ही रहेंगे, पाई के फॉर्म में रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अब डिग्री को भूल जाओ, अब आपको याद करना तो इसमें करना। हालांकि अगर नहीं भूलना चाहते हो तो तब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पाई है इसकी वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। तो यहाँ पे 180 को पुट करेंगे, नीचे 2 रहा तो ये हमारा 90 डिग्री वापस आ जाएगा, ठीक है। तो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इजी है, बस आपको समझना यहाँ पर है। तो अब जो है वो क्लास 11 का एक चैप्टर हम लोग डिसाइड करते हैं। जो भी कुछ इससे पहले पढ़ाए थे वो बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का आपका इंट्रोडक्शन था। लेकिन अब क्लास इंपॉर्टेंट का आपका क्लास 11 का इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपको नंबर्स लेना है, जो अगर आप सीख गए तो आपके नंबर्स बड़े आराम से आ सकते हैं। तो मैं बेसिकली क्लास 11 के बारे में बता देता हूँ कि होने क्या वाला है, ठीक है। इसमें आपको 4 चैप्टर्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो फॉर्मूले हैं वो फ्यूचर में हमेशा काम आने वाले हैं। आप जब जाओगे बीटेक करने के लिए या फिर आप किसी भी कैलकुलस को प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल्स बताने जा रहा हूँ, ये फंडामेंटल का क्लास होने वाला है। अगर ये फंडामेंटल आपके दिमाग में रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट होकर के इसका आंसर दे पाओगे कि हाँ ये जो फार्मूला है इसका आंसर ये है। तो इसमें हम लोग फंडामेंटल्स जो हमारा फार्मूला है उसको ड्राइव करेंगे, और डेरिवेशन आप इसको देखना अच्छे से, ड्राइव आप इसका देखना कैसे इसको करना है, ठीक है। मैं बड़े आराम से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। वीडियो के थ्रू से शायद साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी ना आए, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आप लोगों को थोड़ा हद तक भी फ्री ऑफ द क्लासेस, यानी आपको फ्री में ही सबका दे दें, आपको फ्री का ही सब कुछ आपको मिल रहा है। अब आपको इसको देखना है कैसे इसको वैल्यू देना है, कैसे आपको समझना है, ठीक है। तो क्लास 10 में भी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम लोग टी रेशियो भी कहते हैं। आखिर ये टी रेशियो क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं ये समझना। आप अच्छे से लिखना, ठीक है, एकदम फेयर बना के, एकदम खूबसूरत बना के लिखना। मेरे ऐसा नहीं कि मैं घस दे रहा हूँ तो आप भी घसना, अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट करना और अच्छे हैंड राइटिंग के साथ लिखना, ताकि आने वाले कल में आप 3-4 महीने बाद भी अपना ही नोटबुक ओपन करके देखो तो आपको अच्छा फील हो कि हाँ भाई मैंने मेहनत की थी उस टाइम पर। तो अच्छे से लिखना, ठीक है। राइटिंग में जो हम लिखते हैं वो तो एक रिकॉर्ड सेव हो जाता है, परमानेंट रिकॉर्ड एक तरह का सेव हो जाता है कि 5 साल बाद भी आप अपने नोटबुक में निकाल करके अपना बीता हुआ कल देख सकते हो कि आपने क्या मेहनत किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो हमें पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक 2 लाइन भी कह सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। 2 एक्सिस मतलब एक है हमारा एक्स एक्सिस, एक है हमारा वाई एक्सिस,
और जो हमारा लेफ़्ट होता है वो एक्स डैश, और जो हमारा नीचे की तरफ होता है उसे हम लोग वाई डैश कहते हैं, ठीक है। वो अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। अब ये ऑरिजिन हो गया, इसके बारे में भी आप लोग को पता है। तो हमने क्या किया है, हमने ये एजम्पशन बना लिया कि ग्राफ में ही हमने क्या किया कि एक फ़िक्स लाइन है, ये फ़िक्स एक्सिस ही है, ठीक है, ये फ़िक्स लाइन है। अब इसी फ़िक्स लाइन्स में हमने एक रिवॉल्विंग लाइन को ऐड कर दिया। अब ये रिवॉल्विंग लाइन का मतलब ही क्या होता है कि वो मूव करेगा, वो रुकेगा नहीं कहीं पर, ठीक है। अभी जो रिवॉल्विंग लाइन जब मैंने ऐड किया तो ये रिवॉल्विंग लाइन क्या कर रहा है, फिर से घूमना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब रिवॉल्विंग लाइन घूमना स्टार्ट करेगा फिक्स लाइन के थ्रू से, तो फिर से एंगल बनेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस बताएगा यहाँ पर। तो रिवॉल्विंग लाइन क्या करता है, एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहाँ पे जा कर के मूव करके रुक जाता है, ठीक है। यानी ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन है, वो मूव करके ऊपर से रुक गया। तो हमें ये पता है ग्राफ में कि ये जो डिस्टेंस होता है किसी भी कोऑर्डिनेट से, इसको तो हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो पॉइंट है, वो एक तरह का एड्रेस बता रहा है। तो ये जो हमने डिस्टेंस देखा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को नाम देते हैं P, और इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है x, y। x क्या होता है, एब्सिसा, y जो होता है हमारा ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा y होता है, ठीक है। जब ये डिस्टेंस y होता है तो ग्राफ में हम क्या कहते हैं, ये भी डिस्टेंस क्या होता है, हमारा y होता है। तो ये जो अपवर्ड जो डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से भी क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम देखते हैं, क्योंकि हमने लिखा है x भी लिखा है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा हमारा, तो x होगा, और ये भी डिस्टेंस हमारा क्या है, x है, तो पॉजिटिव है। अब हमने इसको फिक्स लाइन माना हुआ है, तो जब हमने इसको फिक्स लाइन माना हुआ है और ये रिवॉल्विंग लाइन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या बना रहा है, वो एंगल बना रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, क्या करते हैं, थीटा। अगर 10 में पढ़े हैं तो मैं उतना नहीं समझाना चाहता। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अरे हाँ, एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो किसी भी कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, एक होता है हमारा सेकेंड पार्ट, तो पता ही होगा, क्लास 11 में आया तो पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे तो चलेगा। इसको क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में भी आपको मिलेगा, जितने भी आपका जो चैप्टर्स ज्योमेट्री में है आगे ये सब चीज़ें बहुत याद है, क्योंकि सारा का सारा हम ग्राफ में ही बनाएंगे, हाँ, प्रैक्टिकली। और ऐसा नहीं कि जब आप मैथ्स ऑनर्स करने जाओगे तो उसमें भी आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये फंडामेंटल से आपको अच्छे से 9-10 की ज्योमेट्री को पढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो ये हमें पता चला कि एक पॉइंट पे है, रिवॉल्विंग लाइन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्विंग लाइन जब रिवॉल्व करता है ना तो वो एक सर्कल बनाता है। मैंने छोटा सा सर्कल बनाया है, वो क्या करेगा, पूरा एक सर्कल बनाता है। अगर वो रिवॉल्व पूरा अपना कंप्लीट कर लेता है, यानी 1 कंप्लीट सर्कल वो करता है, ठीक है। तो अब हम इस क्या करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि राइट एंगल जो होता है, एंगल का जो सामने का जो साइड होता है, ठीक है, एंगल का सामने का जो साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कौन सा फॉर्मूला था, पाइथागोरस का, हाँ, पाइथागोरस के फॉर्मूले में हम लोग इसको अच्छे से पढ़े थे कि आखिर एंगल का जो सामने का साइड होता है, अपोजिट साइड भी कहते हैं, उसको हम लोग परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल का जो ऊपर का साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल के जो नीचे का साइड होता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके नीचे का साइड है उसको, यानी P, ये परपेंडिकुलर, ये H और ये B। छोटा हो रहा है, समझ में आता होगा, दिख तो रहा होगा ना, मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होगा ताकि आप लोगों को समझने में दुश्वारी ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो हमने देखा जो रिवॉल्विंग लाइन था, यानी ये वाला रिवॉल्विंग लाइन, वो क्या करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा कर के रुक जाता है। और जब रुकता है तो एक राइट एंगल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, राइट एंगल देखने को मिल रहा ना। तो ये राइट एंगल जब भी देखने को मिलता है तो हम इसमें पाइथागोरस देख लेते हैं कि हाँ, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस है,
ठीक है। अब इसके बाद हमने कुछ रेशियो डिफाइन किया हुआ है। रेशियो क्या डिफाइन करते हैं? दो साइड का। तो हमने रेशियो पढ़ा हुआ है, पढ़े होंगे सब कि साइन, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है, परपेंडिकुलर को क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन थीटा निकल कर के आता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर P/H हो गया। उसी तरीके से एक और रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कॉस थीटा B/H, यानी बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉस निकल कर के आता है, कॉस एंगल थीटा, ठीक है। और ये जो तीसरा वाला है ये हमारा टेन थीटा। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो टेन को हम लोग P/B, यानी परपेंडिकुलर से हम लोग क्या करते हैं? बेस को डिवाइड करते हैं तो हमारा टेन एंगल थीटा निकल के आता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 6 साइड होते हैं ना, सॉरी 6 साइड नहीं, 6 एलिमेंट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल का मेज़रमेंट, और जब ट्रायंगल का हम मेज़रमेंट करते हैं तो ट्रायंगल में हम 6 चीज़ें देखते हैं। मैंने बताया था कि उससे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। अब वो 6 एलिमेंट्स थे। उसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो भी 6 होते हैं, ठीक है। लेकिन अब तक हमने कितना देखा? साइन, कॉस, टेन देखा, ठीक है। तो ये 3 है। अब बाकी 3 जो होता है इसी का रेसिप्रोकल होता है। ये तो पता होगा कि साइन का क्या होता है? कॉसेक, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। वो क्या होगा? उसको हाइपोटेन्यूस से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से कॉस का जो होता है वो सेक होता है, यहाँ पे थीटा छुट गया है। सेक का क्या होगा? H/B। फिर ठीक उसी तरीके से आपको टेन का आपका होता है कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। तो अब हमें 6 रेशियो देखने को मिल रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ध्यान में रखना है ये 6 रेशियो ये आपको काम आते हैं। इसी 6 रेशियो के बेसिक पे हम लोग समझ करके सारा फार्मूला हम लोग बनाएंगे, और इसी से अब इसका जो अभी आपको याद कर लेना है, जैसे कि इसका जो एग्जांपल है, इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है ये आप लोग को अभी नहीं दिखेगा। ये जब आप हायर क्लास में जाओगे ना तब इसका प्रैक्टिकल यूज़ समझ में आएगा। हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस जो हमने क्लास 10 में पढ़ा है उसमें भी हमने समझा है कि कहाँ कहाँ पे 10 में यूज़ हुआ। हम पढ़े हुए हैं इतना तो, मुझे 11 में तो, हाँ 10 में तो पढ़े हुए हैं समझ करके अच्छे से। तो ये 11 का भी इस तरीके से, ये मैंने इसलिए बताया, इसका तो आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे पता होगा। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ये तो सब चीज़ जानते होंगे। मैंने कुछ पुराना नहीं, नया नहीं बताया, नया पुराना है। लेकिन हमने जो 10 में पढ़ा था, हमने जो 10 में पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था। सारे एंगल्स क्या थे हमारे, सारे रेशियो क्या थे हमारे? पॉजिटिव थे, ठीक है। लेकिन अब हम जो क्लास